Hello friends, welcome to my Code Vlogs channel. हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बीटेक थर्ड ईयर का सिलेबस, जो है डाका डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो AKTU से स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट है। पूरा यूनिट 1 इसमें कवर है। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें और वन शॉर्ट वीडियो है, आप इसको पूरा कवर करें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो रिपीटेड हर साल रहते हैं वही क्वेश्चन है। तो वेलकम टू माय चैनल। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में है व्हाट इज़ एल्गोरिथम, ये पढ़ेंगे। एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। एनालिसिस ये देखेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सब रहेगा इसमें। असिम्प्टोटिक नोटेशन ये भी देखेंगे। रिकरेंस रिलेशन ये भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन ये भी है। फिर सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग के कई टाइप्स होते हैं, जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। इन सभी को देखेंगे ये सभी सिलेबस में इंक्लूड है। फिर इसके बाद आता है सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम, जो लीनियर टाइम में सॉर्टिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आता है रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज एल्गोरिथम। ये देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, 22-23 में आया हुआ है, 23-24 में, 25-26 में। और ये PDF आपको PDF नोट्स फ्री में मिल जाएगा, इसकी आप टेंशन ना लें। सिर्फ वीडियो को देखें, नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लीजिए, बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एल्गोरिथम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है ये। तो an algorithm is a step by step procedure used to solve the problem or perform a task। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। इट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, इन विच ऑर्डर टू डू, हाउ टू गेट द फाइनल आंसर। इसमें होता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और ऑर्डर क्या रहेगा कंप्यूटर का फाइनल आंसर गेट करने के लिए। A finite set of instructions that are followed to solve a problem। इसमें फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो फॉलो करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसको देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहले इनपुट, टेक द सम इनपुट। जो होता है सबसे पहले क्या इनपुट ले रहे हैं उसके बारे में। फिर आउटपुट क्या है, प्रोड्यूस एन आउटपुट, जो आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। डिफाइनेट, स्टेप पर क्लियर। इसमें स्टेप जो होते हैं उसको क्लियर रखना होता है। फाइनाइट, एंड आफ्टर फाइनाइट स्टेप, मतलब इसे इनफाइनाइट नहीं चलना चाहिए, ये जो भी है इसको फाइनाइट में ही ख़त्म करना है। इफेक्टिवनेस, स्टेप आर सिंपल एंड एग्जीक्यूटेबल, मतलब स्टेप जो है वो सिंपल होने चाहिए और एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए। ये इसकी हेडिंग है। कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट क्या है, इनपुट के बारे में लिख देना। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट के बारे में लिख देना। डिफाइनेटनेस मतलब स्टेप आज क्लियर, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। फाइनाइटनेस मतलब जो स्टेप जो है वो फाइनाइट होने चाहिए, ये नहीं कि इनफाइनाइट चलता है या स्टेप, तो उसका कोई एल्गोरिथम कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि फाइनाइट स्टेप में ही किसी प्रोसीजर टास्क को कंप्लीट करना। इफेक्टिवनेस मतलब ये कितना इफेक्टिव है। स्टेप और सिंपल रहेंगे तो इफेक्टिव होंगे, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या, व्हाट इज एनालिसिस, एनालाइजिंग एल्गोरिथम। Analyzing an algorithm means measuring how efficient the algorithm is। We mainly check time taken, memory used। इसका मतलब होता है कि एल्गोरिथम को एनालाइज करना मीन्स मेजरिंग करना कि कैसे एल्गोरिथम एफिशिएंट है। इसमें मेनली हम लोग चेक करते हैं टाइम, कितना टाइम टेकन, मतलब कितनी टाइम लिया एक प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में, मेमोरी कितना यूज़ किया, ये रहता है इसमें। वाई एनालाइज एल्गोरिथम, एनालाइज को एल्गोरिथम की क्यों एनालाइज किया जाता है। टू एल्गोरिथम में सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बट वन मे बी फास्टर एंड वन मे बी यूज लेस मेमोरी। इसमें दो प्रॉब्लम होती है, जो मे बी जो होता है जो सेम प्रॉब्लम को
एक है जो फास्टली करता है और एक जो है वो लेस मेमोरी में करता है। ठीक, मतलब दो प्रॉब्लम हम लोग के पास, दोनों में जो सेम प्रॉब्लम है, बट इसमें दो एक एल्गोरिथम है जो बहुत फास्टली काम करता है और दूसरा जो है वो लेस मेमोरी यूज़ करता है। एल्गोरिथम एनालाइज हेल्प अस टू चूज द बेस्ट वन। एल्गोरिथम एनालाइज हेल्प करता है बेस्ट वन को, इसमें से बेस्ट को चूज़ करने के लिए। जैसे इसमें है एक टाइम कम ले रहा है और एक लेस मेमोरी ले रहा है, तो इसमें से जो बेस्ट है उसको चूज़ करने के लिए एनालाइज किया जाता है। एल्गोरिथम को एनालाइज इसीलिए किया जाता है कि कौन सा बेस्ट है इसमें से। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, फर्स्ट पे आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सेकंड पे आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कितनी टाइम एल्गोरिथम कितना टाइम लिया, इसी को कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाउ मच टाइम टेकन द एल्गोरिथम, मतलब एक एल्गोरिथम है जो कितना टाइम में एक्सिक्यूट कर रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो हाउ रनिंग टाइम चेंज व्हेन इनपुट साइड इंक्रीज, मतलब जब इनपुट साइड इंक्रीज हो रही है तो रनिंग टाइम कितना चेंज हो रहा है, इसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। मतलब इनपुट साइज जो है पहले 2 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 हो गई। अब इनपुट साइड इंक्रीज होता जा रहा है तो टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लाइन बाय लाइन, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज होनी ही होनी है। तो इसीलिए को कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शो द हाउ रनिंग टाइम चेंज व्हेन इनपुट साइज इंक्रीज। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है जो स्पेस को शो करता है, हाउ मच मेमोरी यूज द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो है वो कितनी मेमोरी को यूज़ किया, ये होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इनपुट साइड रिप्रेजेंटेड बाय एन, जो इनपुट साइड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट एक्सेस एरे एलिमेंट, जो एरे का एलिमेंट होता है उसको एक्सेस करने के लिए ऑर्डर ऑफ वन होती है। ऑर्डर ऑफ लॉगिन होता है लॉगरिथमिक के लिए। बाइनरी सर्च में जो एग्जांपल है इसका, ये बाइनरी सर्च में है। ऑर्डर ऑफ एन होता है लीनियर में, जो लीनियर वाइज सर्च होते हैं, ये होता है सिंपल लूप में। ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है जो लीनियर अरिथमेटिक के लिए होता है, इसमें इसका एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट। ऑर्डर ऑफ एन इसका क्वाड्रेटिक नेम है इसका, और इसमें इसका एग्जांपल है नेस्टेड लूप। ऑर्डर ऑफ टू एन एक्सपोनेंशियल के लिए होता है, इसका है रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज। एग्जांपल प्रिंट ए ज़ीरो, ए इंडेक्स ज़ीरो को जो है ए इंडेक्स ज़ीरो की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो नो मैटर हाउ बिग इनपुट इज इट टेक्स सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। मतलब इसमें क्या है कि जो प्रिंटफ है वो एक ही नंबर को प्रिंट करना है, तो इसलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन होगी। और यहाँ पे जो है सेकंड एग्जांपल है फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस प्रिंट आई। मतलब यहाँ से पर क्या है कि आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन एन तक जा रहा है, मतलब एन है जो एक नंबर है वहाँ तक जा रहा है ये, तो इसका लूप जो रन है हो रही है वो एन टाइम्स हो रही है। मतलब मान लीजिए एन की वैल्यू 5 हो गई है और ये ज़ीरो से स्टार्ट है, तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगी 4 तक, तो इसका क्या होगा ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? क्योंकि लूप एन टाइम चली है इसलिए। फिर यहाँ पे थर्ड है, एक लूप है फिर इसके अंदर एक नेस्टेड लूप लगी हुई है, फिर दोनों को प्रिंट किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, 2 नेस्टेड लूप है, तो मतलब दो एक लूप के लिए कितना हो रहा था ऑर्डर ऑफ, एक लूप के लिए हो रहा था ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑब्वियसली सेकंड लूप है तो इसमें क्या होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, मतलब एन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, फिर जे भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, दोनों फर्स्ट ये एन एक बार लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये जब तक एन तक जाएगी तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी, तो इसका एन स्क्वायर हो गया। फिर इसका भी एन स्क्वायर होगा, सॉरी इसका एन हुआ और फिर इसका एन हुआ, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा एन स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आई। इस पे अब देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो तो पीछे देख चुके हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज, एरे यूज मेमोरी फॉर 10 इंटीजर, जो एग्जांपल है इंट ए ऑफ एरे 100 है, तो यहाँ पे एरे यूज मेमोरी ऑफ 100 इंटीजर।
बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस, ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट केस क्या होता है? द बेस्ट केस occur when the algorithm find the answer as quickly as possible। जब बेस्ट केस कब होता है? जब एल्गोरिथम फाइंड करता है आंसर क्विकली, मतलब बहुत फास्टली जो करता है, तब बेस्ट केस ऑकर होता है। एवरेज केस, द एवरेज केस रिप्रेजेंट टाइपिकली सिचुएशन वेयर द एलिमेंट इज समवेयर इन द मिडल। एवरेज केस तब होता है जब मतलब कोई एलिमेंट है वो मिडल में है, किसी एरे के जो मिड एलिमेंट है वो मिडल में है, तो इसमें एवरेज केस होता है, मतलब कितना एवरेज टाइम लगा उसमें, उसको एवरेज केस कहते हैं। वर्स्ट केस, द वर्स्ट केस ऑकर व्हेन द एल्गोरिथम टेक द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। ये जो होता है वो जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम होता है, मतलब जो सबसे मैक्सिमम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग ये होगा, तब ये वर्स्ट केस में चला जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम लेता है जी। सबसे बेस्ट केस होता है, बेस्ट केस मतलब बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करता है। फिर ये जो है ये मिडले मतलब बीच का है, न ज़्यादा फास्ट न ज़्यादा स्लो, बट रिस्पॉन्स ठीक ठाक करता है। वर्स्ट केस जो है ये रिस्पॉन्स बहुत स्लोली करता है। असिम्प्टोटिक नोटेशन, ये नोटेशन के बारे में देखते हैं। दिस नोटेशन आर डिस्क्राइब एल्गोरिथम परफॉर्मेंस। ये जो नोटेशन है ये डिस्क्राइब होता है एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को। Asymptotic notation describe how fast an algorithm grow when input size become very large। मतलब जो इनपुट की साइज है बहुत लार्ज है तो एल्गोरिथम कैसे ग्रो करता है, ये डिस्क्राइब होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। देयर आर 5 मेजर नोटेशन, इसके 5 मेजर नोटेशन होते हैं। बिगो नोटेशन, बिगो नोटेशन को यहाँ पे इस तरह डिनोट करते हैं। दिस गिव द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम, मतलब ये अपर बाउंड देता है रनिंग टाइम का। इट रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस देता है, मतलब बहुत स्लो होता है। फिर यहाँ पे इसका ग्राफ है, जैसे 0 से एफ लेस देन इक्वल टू एफ एन, फिर लेस देन इक्वल टू सी जी एन, ये इसका फार्मूला, इसको भी लिख दीजिएगा एग्जाम में, और ये डायग्राम बना दीजिएगा। टी और यहाँ पे एन और यहाँ पे टी है, ठीक। और यहाँ पे जो एफ एन है, जो एफ एन है, और यहाँ पे सी जी एन है। ओमेगा नोटेशन, दिस गिव द लोअर बाउंड, मतलब ये जो है ये लोअर बाउंड देता है। इट रिप्रेजेंट द बेस्ट केस परफॉर्मेंस, ये बेस्ट केस परफॉर्मेंस को डिनोट करता है। इसका एग्जांपल है लीनियर सर्च। और इसका डायग्राम ये है, और ये फार्मूला इसका ये है। ओ लेस देन इक्वल टू सी जी एन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन, और इसका डायग्राम है टी इस तरह है, फिर इधर एन इधर टी, और यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसको केस डिनोट किए। अब देखते हैं तीसरा क्या है, थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन जो है ये दिस गिव दैट टाइट बाउंड, मतलब ये जो है ये टाइट बाउंड देता है। इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट ग्रोथ व्हेन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आर इक्वल, जब दोनों बाउंड आर इक्वल होते हैं तो ये टाइट बाउंड देता है। मतलब यहाँ से एक गया C2GN और यहाँ से C1G ऑफ N, और बीच में जो है ये F ऑफ N है। इसका एग्जांपल है बाइनरी सर्च, जिसका होता है थीटा लॉग n। लिटिल ओ नोटेशन, लिटिल ओ नोटेशन क्या होता है, Fn ग्रो विच स्लोअर देन Gn। जो Fn होता है वो स्लोअर देन होता है Gn। Fn become almost nothing compared to Gn when n is huge। मतलब Fn become almost nothing, मतलब Fn कुछ भी नहीं होता है compared to Gn when n is huge, मतलब n जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये जो Fn है वो become almost nothing हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं रहता इसके सामने। एग्जाम्पल क्या, n is equal to 0, n is equal to o n square। लिटिल ओमेगा नोटेशन, Fn grow much faster than Gn। Fn जो ग्रो होता है वो बहुत फास्ट होता है as compared to Gn। Fn become infinitely larger than Gn when n is huge। जब n बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ n मतलब ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं, नंबर होते हैं, तो Fn become infinitely larger than Gn, तो Gn से बड़ा Fn हो जाता है। Fn is equal to n, g of n is equal to log n। इसका एग्जांपल n स्क्वायर
डब्ल्यू ऑफ एन। इसका कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं एफ एन इक्वल टू 2n² प्लस 3n। तो यहाँ पे जो ऑड ऑफ 2n² मतलब n की जो पावर सबसे ज़्यादा रहती है उसको ऑड ऑफ n² लेते हैं। तो फिर ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, ऑड ऑफ n², इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और यहाँ पे भी फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन है, एफ ऑफ n इक्वल टू n/4। तो n/4 को ले लेते हैं, इसको ऑड ऑफ n/4। तो n/4 को लिख सकते हैं इस तरह n/4, फिर यहाँ से 1/4 और मल्टीप्लाई में n। तो ये जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हटा देंगे, ये n को ले लेंगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑड ऑफ n आ गई। रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन अब इसको देखते हैं क्या होता है। A recurrence relation is an equation that defines the running time of recurrence algorithm in terms of small input size. Recurrence relation एक इक्वेशन है जो डिफाइन करती है रनिंग टाइम ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्सिव एल्गोरिथम का रनिंग टाइम को डिफाइन करती है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल इनपुट साइज, जो स्मॉल इनपुट साइज होते हैं। When a problem is solved by dividing it into smaller problem again and again, recurrence relation help us to calculate the total time taken. Recurrence relation help करता है कैलकुलेट करने के लिए टोटल कितना टाइम लिया गया है इसको कैलकुलेट करने के लिए। When a problem is solved by dividing it into smaller problem and again, जो प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड किया जाता है स्मॉलर प्रॉब्लम में। रिकरेंस रिलेशन वर्क डाउन प्लस रिकर्सिव कॉल Tn जो होता है, और T1 की वैल्यू 1 होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। T ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, और T ऑफ n जो है इसका क्या फॉर्मूला है, वर्क डन प्लस रिकर्सिव कॉल। टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन, इसके टाइप्स क्या होते हैं देख लेते हैं। लीनियर रिलेशन डिपेंड ऑन प्रीवियस सिंगल वैल्यू, ये डिपेंड करता है प्रीवियस सिंगल वैल्यू को। इट रिड्यूस द प्रॉब्लम साइज स्टेप बाय स्टेप, ये जो है ये प्रॉब्लम ये रिड्यूस करता है प्रॉब्लम साइज को स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जांपल Tn इक्वल टू T ऑफ n-1 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व भी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं क्या है। डिवाइड एंड कॉन्कर, इसके दो टाइप होते हैं, एक लीनियर रिलेशन और एक डिवाइड एंड कॉन्कर। तो लीनियर तो आप लोग समझ ही गएंगे, एक बार और समझा देता हूँ। डिपेंड ऑन प्रीवियस सिंगल वैल्यू, ये डिपेंड करता है प्रीवियस सिंगल वैल्यू पर, और ये रिड्यूस करता है प्रॉब्लम साइज को स्टेप बाय स्टेप करके। डिवाइड एंड कॉन्कर, प्रॉब्लम डिवाइड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ये क्या करता है, डिवाइड करता है एक प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट में जो सब प्रॉब्लम को कंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जांपल, T ऑफ n इक्वल टू 2T ऑफ n इक्वल टू 2T n/2 प्लस n। अब है मेथड टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन। यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या, इन दिस मेथड वी रिपीटेडली एक्सपेंड द रिकरेंस अंटिल वी फाइंड द पैटर्न। इसमें क्या होता है कि रिपीटेडली एक्सपेंड करते जाते हैं रिकरेंस को जब तक कि हम एक पैटर्न को फाइंड नहीं कर लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। T ऑफ n एक 1 है और एक 2T n/2 प्लस n। इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है T ऑफ n इक्वल टू 2T n/2 प्लस n, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो Tn की वैल्यू है यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, फिर n की जगह हमें क्या रखना है, n/2 रखना है। तो T n/2 हो गया, और फिर यहाँ पे जो ये रिलेशन लिखी हुई है इसको यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे n/2 हो जाएगा। तो जब इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो T ऑफ n/2 इक्वल टू T 2T n/2 अपॉन 2
प्लस एन अपॉन टू। एन अपॉन टू की जगह एन की जगह एन अपॉन टू हो जा रहा है, तो यहाँ पे एन है एन अपॉन टू हो गया, प्लस यहाँ का जो टू है वहाँ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, टी ऑफ एन अपॉन टू टू टी एन अपॉन फोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे एन अपॉन टू फिर टू है और यहाँ पे वन मान सकते, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें होगा, तो एन अपॉन फोर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है एन अपॉन फोर प्लस एन अपॉन टू। अब इसको क्या करेंगे, ये आगे है टी ऑफ एन अपॉन टू का जो है इक्वेशन, ये आगे सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टी ऑफ एन टू और टी ऑफ एन अपॉन टू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टी ऑफ एन अपॉन टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा टू टी एन अपॉन फोर प्लस एन अपॉन टू, और फिर इसका n यहाँ पे पुट आएगा प्लस n। फिर इसको अब इसमें क्या, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले टू का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 हो जाएगा एन अपॉन फोर प्लस टू इंटू एन अपॉन टू प्लस एन, ये होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 40 एन अपॉन फोर प्लस एन, और ये टू से टू कट गया, एन प्लस एन हो गया। फिर अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, टी एन अपॉन फोर, तो टी एन अपॉन फोर की वैल्यू फिर से फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे n अपॉन फोर हो जाएगा, तो n यहाँ पे t ऑफ n अपॉन फोर टू टी सेम रहेगा, यहाँ से इक्वेशन वन से यहाँ पे जो इसी इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे टू टी आ गया। फिर n की जगह n अपॉन फोर रखेंगे, जहाँ पे भी n होगा, तो यहाँ पे n अपॉन फोर प्लस n अपॉन टू, अपॉन का जो टू था वो रहेगा टू, फिर प्लस n अपॉन n की जगह n अपॉन फोर हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू एन अपॉन एट हो गया प्लस एन अपॉन फोर। फिर अब इसको यहाँ पे फिर रख देंगे, टी एन अपॉन टी ऑफ एन अपॉन फोर की यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ एन फोर प्लस फोर, और फिर यहाँ पे टी ऑफ एन अपॉन फोर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, टू टी एन अपॉन एट प्लस एन अपॉन फोर। फिर ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों वैल्यू ये बाहर हो जाएगी, n प्लस एन। इसको सॉल्व करेंगे, ये फोर का मल्टीप्लाई आ जाएगा एट टी एन अपॉन एट प्लस फोर इंटू एन अपॉन फोर प्लस एन, ये कॉन्स्टेंट बाहर का है तो बाहर रहेगा ब्रैकेट के। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर से फोर कट गया, एट टी एन अपॉन फोर प्लस एन हो जाएगा ये। तो इसको अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको एक और चीज़ देखेंगे यहाँ से कि टी एन और टू के पावर, जैसे यहाँ पे रखें टू के पावर थ्री की वैल्यू 8 होती है। ठीक, तो यहाँ पे भी टू के पावर थ्री हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो n का क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी n का क्यू नहीं 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इस तरह जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि t ऑफ n, तो यहाँ पे इस जो पावर है इसको कांस्टेंट ले लेंगे, टू के पावर k, मतलब ये जैसे इंक्रीज कर रहा है ये k भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी वही आ रही है। तो टू के पावर k t ऑफ n अपॉन टू के पावर k प्लस k इंटू n। तो फिर अब जब k इंटू वन आ गई तो फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे t ऑफ n टू के पावर k t ऑफ वन इंटू k, तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं t ऑफ n जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आ गई है। ठीक, टू के पावर k t ऑफ n अपॉन टू के पावर k प्लस k इंटू n। क्यों k है, क्योंकि यहाँ पे जैसे वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह यहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे 3n लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब 3n को प्लस करेंगे 3n ही आएगा ऑब्वियसली। तो फिर अब यहाँ पे अब हम लोग एज्यूम करते हैं n अपॉन टू के पावर k इक्वल टू वन। ठीक, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, n अपॉन टू के पावर k इक्वल टू वन। इसकी वैल्यू क्या आएगी, टू के पावर k को इधर कर देंगे तो यहाँ पे यही आएगी, ऑब्वियसली यही आएगी। तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे,
टी ऑफ एन टू के पावर के, फिर टी ऑफ वन। टी ऑफ वन क्यों आया? क्योंकि टी ऑफ एन अपॉन टू के पावर के की वैल्यू यहाँ पे एन अपॉन टू के पावर के की वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया, इसलिए यहाँ पे 1 आया। और k इंटू एन ये उसी तरह है। फिर यहाँ पे n हो गया, क्यों? क्योंकि 2 के पावर k की वैल्यू n और 2 के पावर k की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे n हो गया। और t ऑफ 1 की वैल्यू स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दी हुई थी, t ऑफ 1 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो n इंटू 1, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो n इंटू 1 हो गया, प्लस n और log n। ये log n कहाँ से है, यहाँ पे देख लेते हैं। k की वैल्यू log n आई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, n अपॉन 2। n इक्वल टू 2 के पावर k है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी log ऑफ n, log n आएगी। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू log n आ गई, बट यहाँ पे पहले से n था, तो यहाँ पे क्या हुआ, n इंटू 1 प्लस n log n। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस n log n हो गया। तो फिर इसका क्या आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख लेगी इसकी, ऑड ऑफ n log n। यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड क्या आता है, इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड में क्या है, इन दिस मेथड वी रिपीटेडली एक्सपेंड द रिकरेंस रिलेशन अंटिल वी रीच द बेस केस। जब तक हम लोग बेस केस तक नहीं पहुंचते तब तक रिकरेंस रिलेशन को एक्सपेंड करते रहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक्सपेंशन मेथड। इसका भी एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो, और इसमें दिया हुआ है टी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है, तो टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस 1 पहले से था, फिर माइनस 1 एक बार और हो जाएगा, फिर प्लस 1 ये बाहर का है तो ये बाहर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ एन माइनस 2, क्योंकि माइनस 1 से प्लस होंगे, फिर माइनस 2 प्लस 1 ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे टी ऑफ एन माइनस 1 में, तो टी ऑफ एन की वैल्यू आ गई टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 1, फिर इसको प्लस 1 हो जाएगा। बाहर का जो ये प्लस 1 है इसको यहाँ पे ले लेंगे, इसका जो है ये यहाँ पे हो गया टी ऑफ एन माइनस 1 का, और यहाँ पे 1 जो बचा वो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया गया 1। फिर जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ एन की वैल्यू आएगी टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है। अब फिर यहाँ पे फाइंड करना है टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू को, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 2 करना है। तो यहाँ पे n माइनस 2, भाई फर्स्ट ही इक्वेशन को देखकर हमेशा चलेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन 1 है इसी को ही देखकर चलना है। तो टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू को जब रखेंगे तो n जहाँ पे भी n है वहाँ पे n माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 2 फिर माइनस 1 का जो इसमें था वो आ गया, फिर प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करें तो टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 1। फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगी टी ऑफ इसको फिर इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी इसकी जब हम लोग इसकी वैल्यू इसमें जो प्रीवियस जो हम लोग निकाले इस वैल्यू में जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा उसका। देखते हैं फिर इसको, टी ऑफ एन जो है टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है, तो इसको फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो टी ऑफ एन इक्वल टू हो गया टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 1, फिर यहाँ का जो प्लस 2 है वो यहाँ पे प्लस 2 हो गया।
फिर इसको जब पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस थ्री, ये आ गया। फिर अब इसका जो है 3 बार तक मैक्सिमम निकालते, फिर उसके बाद हम लोग इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालने लगते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉमन चीज़ हम लोग को मिल रही है टी ऑफ एन, जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है वैसे यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 था, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 था। तो जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या उसके यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे। टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस के प्लस के, और एन माइनस के की वैल्यू को 1 कर देंगे, तो एन माइनस 1 की वैल्यू इक्वल टू के हो जाएगी। तो अब फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एन माइनस के की वैल्यू को हम लोग 1 मान ली है, तो यहाँ पे 1 हो गया। टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ 1 सॉरी प्लस एन माइनस 1, के की वैल्यू को एन माइनस 1 रख दी है। तो जब यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे टी ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, और एन और एन माइनस 1 हो जाएगा। तो जब इसकी जब कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो टी ऑफ एन 1 से 1 कट गया, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी। ठीक है, यस, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो वीडियो को रिवर्स करना और फिर से एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इटरेशन मेथड। रिकर्सन ट्री मेथड। तीसरा वाला जो है रिकर्सन ट्री मेथड है, इसको देखते हैं। रिप्रेजेंट द रिकर्सिव कॉल लाइक अ ट्री, मतलब ये रिकर्सिवली कॉल किया जाता है और ये एक ट्री की तरह होता है। और इसका एक क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ 1 की वैल्यू टी ऑफ 1 की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है 2t अपॉन एन अपॉन 2t ऑफ एन अपॉन 2 प्लस सी एन। तो इसको भी चलते हैं सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन है टी ऑफ एन इक्वल टू 2t एन अपॉन 2 प्लस सी एन। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले n यहाँ पे है तो n यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको क्या किया गया है n अपॉन 2 एक बार, यहाँ पे 2t है तो फिर यहाँ पे 2 n अपॉन 2, फिर ठीक। फिर इसको मीन्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। टी ऑफ एन इक्वल टू 2t एन अपॉन 2 प्लस सी एन, यही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, जैसे पीछे हम लोग देखते हैं कि क्या टी ऑफ एन है, तो यहाँ पे क्या है 2t एन अपॉन 2 है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे n अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n अपॉन 2 ठीक, इक्वल टू सी एन चलता जा रहा है। फिर इसको जब फिर जहाँ पे n अपॉन 2 है वहाँ पे n अपॉन 2 एक बार और पुट करना होगा। जब एक बार वैल्यू तुमने n अपॉन 2 निकाल ली हो तो फिर इसकी वैल्यू एक बार और n अपॉन 2 पुट करनी होगी। तो n अपॉन 2 इक्वल टू 2, फिर इसके नीचे 2, तो इसकी पावर हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी n अपॉन 4। तो n अपॉन 4 की वैल्यू को तुम लिख सकते हो 2 अपॉन 2 की पावर 2। तो यहाँ पे होगा, जैसे इसको n को n अपॉन 2 दोनों में डिवाइड की हो, तो फिर इसको भी n अपॉन 2 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो n अपॉन 2 की स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एक यहाँ पे एक यहाँ, इसको भी 2 जगह डिवाइड करोगे, फिर इसको भी 2 जगह इसी तरह डिवाइड करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे सी एन को मल्टीप्लाई करते जाओगे। सी ऑफ, जैसे यहाँ पे n था तो यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे जब इसको डिवाइड किए तो n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करोगे फिर सी एन आएगा, ठीक, इक्वल टू सी एन ही आएगा। फिर यहाँ पे n अपॉन 2 का स्क्वायर है, तो फिर जब इसको फिर सॉल्व करोगे तो n अपॉन क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और n अपॉन 2 का स्क्वायर है ये, फिर इसके बाद 2 हो गया। तो जब इसको करोगे तो n अपॉन क्यू हो जाएगा, ये n अपॉन 2 के पावर क्यू, यही हुआ। एक इसको भी 2 जगह डिवाइड करोगे, एक हो जाएगा n अपॉन क्यू, एक n अपॉन क्यू, और फिर n अपॉन क्यू, n अपॉन क्यू, n अपॉन क्यू, n अपॉन क्यू 2 के पावर सॉरी n अपॉन 2 क्यू, 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 इस तरह होता जाएगा। फिर यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे क्या है 4, मीन्स यहाँ पे पहले आएगा 4। फिर जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे n अपॉन 2 था तो n अपॉन 2 मल्टीप्लाई किए, तो अब यहाँ पे इसका है तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये चारों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर वही सी एन आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहाँ पे जैसे n था फिर n अपॉन 2 का 2 के पावर फिर इंक्रीज होते गई,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, n अपॉन टू के पावर k मान लेंगे, यहाँ पे n अपॉन टू के पावर k ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो फिर n अपॉन टू के पावर k के इक्वल टू 1 ले लेंगे, एज्यूम करेंगे इसको। फिर n इक्वल टू टू के पावर k हो जाएगा, तो फिर k की वैल्यू log ऑफ n लिख लेगी, log n लिख लेगी, इसको कैलकुलेट। जैसे यहाँ पे n अपॉन टू के पावर k होगा इक्वल टू 1, सॉरी n अपॉन टू के पावर k इक्वल टू 1, तो जब इसको इधर करोगे तो n इसको इक्वल टू टू के पावर k हो जाएगी, और जब k की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी log n। ये कैलकुलेटर से निकाल लेना, निकल जाएगी, तो मैनुअली नहीं करना है इसको। और फिर Cn जो है ये प्लस करते जाओगे, जैसे यहाँ पे 1Cn 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 इनफाइनाइट चलता जा रहा है, तो यहाँ पे इस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे k हुआ, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है इसी तरह ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो k इंटू सी इंटू एन। तो यहाँ पे जब करेंगे तो Cn की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n log n आ जाएगा इसका, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पे log n है, और यहाँ पे ऑलरेडी Cn की वैल्यू Cn लिख ली हुई है, तो k इंटू Cn, तो ऑर्डर ऑफ n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नहीं, अभी 4 मेथड होते हैं इसके, तो अभी फोर्थ मेथड अब देखते हैं, मास्टर थ्योरम। ये है मास्टर थ्योरम। द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब ग्रुप, ईच साइज इज n upon d and need time of f of n to combine the solution then the running time। इसको क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, और इस साइज होती है जो n अपॉन d होती है, एंड नीड टाइम जो होती है f ऑफ n होती है, तो कंबाइन द सॉल्यूशन देन रनिंग द टाइम। और यहाँ पे Tn कैन बी, जैसे यहाँ पे Tn का ये है, तो Tn जो है T ऑफ n इक्वल टू a ऑफ ए टी n अपॉन बी, ये इसका फॉर्म मतलब नोटेशन है कि इस तरह रहेगा, तभी इसको मास्टर थ्योरम्स को अप्लाई कर सकती है। वेयर एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा एन के पावर के लॉग के पावर पी ऑफ एन। एफ एन की वैल्यू फाइंड इस तरह होगी, इस फार्मूले से एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा एन के पावर के लॉग के पावर पी इंटू एन, इस फार्मूले पर एफ एन की वैल्यू फाइंड की जाएगी। और इसमें केसेस होते हैं, जैसे फर्स्ट केस है लॉग बी के पावर ए ग्रेटर देन के, मतलब इसकी लॉग बी के पावर ए की वैल्यू ग्रेटर देन की है, देन थीटा एन लॉग बी के पावर ए होगा। सेकंड केस है इफ लॉग बी के पावर ए इक्वल टू के, देन इफ, फिर इसके बाद ये तीन कंडीशन चेक की जाएगी। इफ पी ग्रेटर देन -1, अगर पी जो बड़ा है -1 से, तब यह अप्लाई किया जाएगा थीटा एन के लॉग पी पावर पी प्लस 1 इंटू एन। इफ पी इक्वल टू -1, जो पी की वैल्यू है वो -1 के बराबर है, देन ये अप्लाई की जाएगी थीटा एन के पावर के लॉग एन। इफ पी लेस देन -1, जो पी की वैल्यू है -1 से लेस देन है, देन थीटा इक्वल टू एन के पावर के ये अप्लाई की जाएगी। और केस थर्ड में क्या, इफ लॉग बी के पावर ए लेस देन के, मतलब जो लॉग बी के पावर ए वो लेस देन है के, देन फिर इसके बाद चेक की जाएगी इफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन ये कंडीशन अप्लाई की जाएगी थीटा एन के पावर के लॉग के पावर पी इंटू एन। इफ पी इज लेस देन इक्वल टू 0, जो पी की वैल्यू है लेस देन 0 है, मतलब पी की वैल्यू 0 से छोटी है, देन थीटा एन के पावर के हो जाएगी, ये अप्लाई की जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। T of n 4t n upon 2 plus n square using मास्टर थ्योरम तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से T of n a t n upon b प्लस f of n। तो सो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू 2 है, और f of n की वैल्यू n स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है f n की वैल्यू पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एफ एन जो है n के पावर के
लॉग के पावर p इंटू एन। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे इसको तो एन का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एन का पावर जो है ये के की वैल्यू 2 आ गई। लॉग पी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लॉग के पावर जो पी है इसकी वैल्यू 0 आ गई और के की वैल्यू 2 आ गई। नाउ अब इसका जो है ए की वैल्यू भी फाइंड होगी, 4 है, बी की पावर के की वैल्यू भी फाइंड होगी, 4 है, ए इक्वल टू के है। तो फिर इसको इस केस में रख देंगे कहाँ, यहाँ p की जो वैल्यू है -1 से बड़ी है, तो यहाँ पे इसको इसी फॉर्म इसमें पुट कर देंगे, टी ऑफ एन थीटा एन के पावर के प्लस लॉग p इंटू टी प्लस 1 इंटू के। p की वैल्यू जो है -1 से बड़ी है, इसलिए इसको अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे जो है इस कंडीशन को देखिए, p ग्रेटर देन -1, मतलब जो p की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो ये कंडीशन अप्लाई की जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई की जाएगी। नाउ यहाँ पे वैल्यू निकाल ली गई है, फिर उसके बाद इस कंडीशन को उसी पर अप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे है के की पावर 2 लिख लीजिए, तो एन के पावर 2 होगी, लॉग ऑफ एन, क्योंकि पी 0 प्लस 1 ही रहेगा, तो लॉग पावर 1 एन 1 रहेगा, और यहाँ पे एन रहेगा, तो इसका ये आंसर निकल गया। एक बार और समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए से कंपेयर किए तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी से कंपेयर किए तो बी की वैल्यू 2 आ गई, एफ ऑफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर आ गई, तो एन स्क्वायर एफ ऑफ एन की वैल्यू जब यहाँ पे निकालेंगे के और पी की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये अप्लाई होगा। एफ ऑफ एन का फार्मूला यहाँ पे पहले ही हमने बताया था पीछे, एफ ऑफ एन इस तरह कैलकुलेट होता है, थीटा एन के प्लस एन के लॉग के पावर पी इंटू एन। तो इससे यहाँ पे एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है एन के की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गई, लॉग पी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 होगी, एन तो एन ही रहेगा, तो यहाँ पे जब यहाँ पे निकालेंगे तो के की इक्वल टू 2, के की वैल्यू 2 आ गई, पी की वैल्यू 0 आ गई, जो 0 है वो -1 से बड़ा है, तो इसलिए पी की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे जब पी की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, तो फिर इसको अप्लाई करेंगे, थीटा एन के पावर के लॉग के पावर p प्लस 1 इंटू एन, तो पी की वैल्यू 0 है, प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, तो एन के पावर के है, तो के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, और लॉग 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो लॉग एन ये हो जाएगा, इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आया हुआ है, एक्समाइन द रिकरेंस रिलेशन, मतलब इसको सॉल्व करना है रिकरेंस रिलेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन -1 प्लस एन के पावर 4। चलो इसको भी करा ही दे रहा हूँ, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखते हैं, वो बता दे रहे हैं, आप तो समझदार है, फिर समझी कर दीजिएगा इसको। टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन -1 प्लस एन की पावर 4। जब इसको करेंगे तो एन है, जहाँ पे एन है एन की, तो वहाँ पे एन -1 रखेंगे, तो एन की पावर ये 4 हो गया, तो फिर एन -1 ये भी है, तो इसकी पावर भी 4 हो जाएगी। एन -2 करेंगे फिर, क्योंकि इसमें जो सॉल्व करेंगे इसमें एन -2 आ जाएगा, तो फिर जहाँ पे एन है वहाँ एन -1 है, वहाँ पे एन -2 सॉरी एन -1 की जगह भी फिर एन की वैल्यू को -1 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एन -2, तो एन -2 हुआ, तो एन -2 की वैल्यू भी 4 होगी, जहाँ पे एन -1 है वहाँ पे एन -2 रखेंगे, उसकी पावर भी 4 होगी, क्योंकि एन की पावर 4 है। फिर यहाँ पर इसी तरह करेंगे तो ये एन -3 हो जाएगा, तो एन -3 की पावर भी होल पावर भी 4 हो जाएगी। फिर इसी तरह करते जाएंगे तो एन -k हो जाएगा, तो एन -k की पावर भी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या है, लेट बेस कंडीशन जो एन -k ले लिए और इक्वल टू 1 कर दिया, मतलब एन -k इक्वल टू 1 हो गया, तो k इक्वल टू एन -1 हो गया। नाउ फिर यहाँ पे देखते हैं टी ऑफ एन इक्वल टू एन की वैल्यू 1 से और समेशन एन इक्वल टू 1 के इक्वल टू 0, के प्लस टी ऑफ टी ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1, ठीक। के क्या है, के है के एन -k इक्वल टू एन -k की पावर 4, ठीक। तो फिर यहाँ पे जब आगे करेंगे तो एन -k जो k है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एन -k की पावर 4 प्लस टी ऑफ 1। फिर लेट
आई इक्वल टू एन माइनस के, वेयर के इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू एन। तो यहाँ पे जो करेंगे के इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है के इक्वल टू एन माइनस वन, और यहाँ पे सॉरी यार यहाँ पे आई रहेगा, हम भी कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। के इक्वल टू एन माइनस आई, और फिर यहाँ पे जो आई हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन, वन इक्वल टू वन आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टी ऑफ एन इक्वल टू एन समेशन एन आई इक्वल टू वन से स्टार्ट हुआ, और आई इंटू फोर प्लस टी ऑफ वन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आई के पावर फोर रहेगा, तो टी एन इक्वल टू समेशन एन आई इक्वल टू वन, आई के पावर फोर प्लस टी ऑफ वन। वन की वैल्यू के की वैल्यू जीरो है और वन की वैल्यू एन है, तो वन की वैल्यू इंक्रीज होती आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। आई वन की पावर फोर प्लस टू की पावर फोर प्लस बढ़ती जाएगी एन माइनस वन की पावर फोर प्लस एन के पावर फोर प्लस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहेगा वो। तो इसका एक फार्मूला होता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन पावर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री पी इज क्यू एन पी प्लस वन। एन पी प्लस वन जो यहाँ पे पी जा रहा है, मतलब ये जो पावर है इसको पी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा क्यू ऑफ आई फोर इजक्वल टू क्यू एन की पावर फोर प्लस वन, ये हो जाएगा। तो इसका टू क्या आएगा, इसका टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसकी, ऑर्डर ऑफ एन के पावर फोर। ठीक, समझ में आ गया। ये यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है, इसी फार्मूले पर ही ये सॉल्व होगा। इसमें कुछ लॉजिक रहता है, जो लॉजिक आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ से एक स्टेप बदल गया, जैसे हम फर्स्ट एन पावर ऑफ पॉलिनॉमियल डिग्री पी इज क्यू एन के पावर पी प्लस वन। तो पी मीन्स पावर, जो पावर है, फिर प्लस वन कर देना है, तो एन के पावर जितने भी ये नंबर जा रहे हैं वो एन है, तो एन के पावर प्लस वन कर देना, तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन के पावर फाइव। ये आंसर हो गया। इसको अभी सेकंड क्वेश्चन को भी देखें, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन अपॉन फोर प्लस टी ऑफ एन अपॉन टू प्लस एन स्क्वायर। तो एन जो है वहाँ पे एन अपॉन फोर पर रखेंगे और एन अपॉन टू रखेंगे, एक यहाँ पे एन अपॉन फोर एन अपॉन टू, और इसका जो है एन अपॉन स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसको भी जब करेंगे, जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी एन है वहाँ पे एन अपॉन फोर रखेंगे, एन अपॉन फोर रखेंगे, तो एन अपॉन फोर ऑलरेडी है, तो एन अपॉन फोर में फिर एन अपॉन फोर रखेंगे तो ये फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे फोर इंटू फोर तो इसका हो जाएगा 16। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन अपॉन 16, और फिर एक इसमें करेंगे एन अपॉन टू में, तो यहाँ का जब फोर होगा जब टू से डिवाइड होगा तो एन अपॉन एट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन अपॉन एट हो गया, उसी तरह इसका भी हो गया एन अपॉन एट और एन अपॉन फोर, मतलब जब फोर में जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट हो जाएगा, और टू में जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है एन स्क्वायर रहेगा, एन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जब इसका देखेंगे तो इसका जो है जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे जब इस तरह पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा फाइव एन स्क्वायर और अपॉन 16। या तो फिर तुम लोग इस तरह सॉल्व कर लो कि यहाँ पे जैसे इसका जैसे पिछला हम लोग सॉल्व करते उसी तरह इसको भी सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे फाइव एन स्क्वायर अपॉन 16। फिर इसी तरह फिर इसको उसी इक्वेशन वन में जब पुट करोगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और यहाँ पे ये आएगा। तो इसको तुम देख लेना कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हम प्रीवियस इसको मास्टर नहीं थ्री मेथड को जो सॉल्व किया रिकर्शन थ्री मेथड उसी के थ्रू ये सॉल्व हो रहा है, तो इसको देख लेना प्रीवियस में कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ पे द टोटल कॉस्ट टी एन इज द सम ऑफ द टोटल एट ऑल लेवल्स। द टोटल कॉस्ट टी ऑफ एन इज द सम ऑफ कॉस्ट एट ऑल लेवल्स, जो ऑल लेवल का टोटल कॉस्ट होती है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आया उसका टी ऑफ एन की वैल्यू, तो फिर जब टी ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे यहाँ पे वन हुआ फिर फाइव अपॉन 16 हुआ, फिर प्लस 25 अपॉन 20 256 हुआ। जैसे इसका स्क्वायर होता गया तो मतलब ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जीपी में इस तरह कन्वर्ट करेंगे वन
प्लस आर, मतलब यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर नहीं है तो ये आर हो गया, फिर प्लस आर स्क्वायर, जी इसका स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो गया। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर लेस देन इक्वल टू 1 तो 1/1 माइनस आर, तो जब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या 1, फिर 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 5/6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60/11। फिर ये सिंस टोटल कॉस्ट कितना है एन स्क्वायर 16/11, तो जब इसका ये कांस्टेंट हो गया, जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये इसका है आंसर। इसको देख लेना तुम लोग, इसको सही से तुम लोग देखना फिर आगे। अब देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी होती जा रही है और टॉपिक बहुत ज़्यादा भी बचा हुआ है, तो इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है सॉर्टिंग। अब यहाँ से हम लोग का सॉर्टिंग स्टार्ट हो रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये तुम लोग पहले ही पढ़े हुए डीएसए में क्या होता है सॉर्टिंग। ये आसान है, आप जल्दी ही समझ जाएंगे क्योंकि ये पढ़ा हुआ है टॉपिक से, कई बार रिवाइज ही करना है आप लोगों को। सॉर्टिंग Sorting means arranging data in a specific order. Usually data is arranged in the ascending and descending order. इसमें क्या होता है sorting means arranging data in specific order, मतलब किसी डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना ही sorting कहलाता है। यूजुअली डेटा इज अरेंज इन द ascending and descending order. यूजुअली डेटा जो अरेंज होता है वो ascending या descending order में होता है। Sorting is one of the most important concept in computer science because it helps in searching data faster, organizing record properly, reduce processing time. इसमें क्या होता है डेटा फाइल, ये सॉर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में बिकॉज इट हेल्प, ये हेल्प करता है सर्चिंग डेटा फास्ट डेटा सर्च करने में और रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने में और प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन कंप्यूटर साइंस में। These algorithms are divided into two important categories, stable sorting and unstable sorting. ये जो algorithm है ये divided है दो important category में, जो stable sorting और unstable sorting होता है। अब इसको देखते हैं stable sorting क्या है। Stable sorting, a sorting algorithm is called stable sorting if element having the same value keep their original order after sorting. A sorting algorithm is called stable sorting if element having same value keep their original order after sorting, मतलब जो सेम वैल्यू है वो ओरिजिनली ऑर्डर कंटेन रखता है सॉर्टिंग करने के बाद, तो उसको कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। मतलब जो सेम वैल्यू है उसको इधर उधर नहीं करता सॉर्टिंग के बाद, वो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रखता है, तो उसको कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड अनस्टेबल सॉर्टिंग इफ इक्वल एलिमेंट में चेंज देयर ओरिजिनल ऑर्डर आफ्टर सॉर्टिंग। मतलब इसमें क्या होता है अनस्टेबल क्या है कि जब इक्वल एलिमेंट है और उसकी पोजीशन मतलब ऑर्डर को चेंज किया जा रहा है आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करने के बाद, तो इसको कहते हैं अनस्टेबल सॉर्टिंग। बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, लेकिन जब सॉर्टिंग हो जा रही है तो 20 इधर आ जा रहा है और ये कुछ एलिमेंट के बाद 20 आ रहा है, तो इसको कहते हैं अनस्टेबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द मोर सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस। बबल सॉर्ट जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है इन कंप्यूटर साइंस में। इट वर्क बाय रिपीटेडली कंपेयरिंग एडजस्टेड एलिमेंट एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। ये वर्क करता है रिपीटेडली कंपेयरिंग करता है एडजेसेंट एलिमेंट से एंड इसको स्वैप करता है इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। मतलब जब ये रॉन्ग ऑर्डर में होता है तो सबसे पहले ये क्या करता है कि एलिमेंट को कंपेयर करता है अपने एडजेसेंट से, तो जो वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो उसको स्वैप करता है। लार्ज एलिमेंट बबल ऑफ टू द एंड ऑफ द लिस्ट एंड जस्ट लाइक एयर बबल्स राइजिंग टू द सरफेस ऑफ वाटर। जब सॉर्ट करता है तो जो लार्ज एलिमेंट होता है इसको एंड ऑफ द लिस्ट में भेज देता है बबल सॉर्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 5 है, 1 है, 4 है, 2 है, 8 और जो एरे की साइज है वो n इक्वल टू 5 है। जब इसको फेस वन में क्या करता है कि सबसे पहले ये कंपेयर करता है 5 1 से बड़ा छोटा है नहीं बड़ा है, तो फिर इसको स्वैप कर देता है। फिर 5 को चेक करता है 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो फिर इसको स्वैप करता है। फिर यहाँ पे जो 5 आया, यहाँ पे जब स्विप किया तो फिर यहाँ पे 5 आ गया, फिर 5 चेक करता है 2 से, तो 5 बड़ा है अभी भी,
तो फिर 2 इधर आ जाता है, 5 इधर हो जाता है, फिर 5 8 से चेक करता है, नहीं तो ये सही है, ये 8 जो है 5 से बड़ा है तो ये सही उसी ऑर्डर में छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट फेस में पास में आता है, तो इसमें क्या होता है 1 चेक करता है 4 को, तो फिर उसमें देखता है कि 1 छोटा है 4 से, तो फिर यहाँ पे उसी पोजीशन पर रहने देता है। फिर 4 को चेक करता है 2 से, तो यहाँ पे क्या है 2 है जो छोटा है 4 से, तो इसको स्वैप करता है, फिर 2 को 4 को आगे करता है, फिर इसको 5 और 8 से चेक करता है, तो ये एज इट इज ये सही ऑर्डर मिलता है। तो फिर जैसे अब ये जो 5 है वो 4 से बड़ा है, और फिर 5 को भी चेक करेगा, तो 8 है जो 5 से बड़ा है, तो सही ऑर्डर में है। फिर पास 3 में भी कंपेयर करता है अगेन, लेकिन बट इसमें कोई शॉर्टिंग हैपन नहीं होती है, तो इसलिए आपका एरे सॉर्टेड हो गया। फाइनल सॉर्टेड एरे ये आ गया आपका 1 2 4 5 8, ये आंसर लगे आ गया। और टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ एन इसका वर्स्ट है, और बेस्ट केस जो है वर्स्ट केस में होता है, और बेस्ट केस में होता है ऑर्डर ऑफ एन। तो इसका कोड है जैसे हैज इंक्लूड stdio, और ये एरे में कुछ एलिमेंट स्टोर है, और एंड साइज एन की जो है वो साइज ऑफ एरे को लिया गया है। अब यहाँ पे फिर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए गए आई जे टेम्प स्वैप। फिर यहाँ पे एक लूप चलेगी जो आई इक्वल टू 0 से और आई लेस देन n-1 तक, और आई प्लस प्लस हो चाहिएगा। इनिशियली स्वैप वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देंगे, फिर एक जे की वैल्यू लूप चलाएंगे जो जे 0 से n-1 तक चलेगी, और जे प्लस प्लस होता रहेगा। इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 1, देन इसको स्वैप करेंगे। एक टेम्प एरे ऑफ जे हो गया, फिर एरे ऑफ जे में एरे सॉरी एरे ऑफ जे टेम्प में स्टोर कर दिएगा उसकी वैल्यू को, फिर एरे ऑफ जे की इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू में एरे ऑफ जे में जो है जे प्लस 1 की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। फिर एरे ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू में टाइम की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, तो ये स्वैप होगा। जब स्वैप होगा तो इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे, मीन्स स्वैपिंग सक्सेसफुली होगी। फिर यहाँ पे इस ये कंडीशन इफ़ की है, और यहाँ पे फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। इफ में स्वैप अगर एरे इज सॉर्टेड, फिर यहाँ पे देखेंगे चेक करेंगे स्वैप इक्वल टू 0 है तो ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे जो है प्रिंट कर देंगे सॉर्टेड एरे को आई 0 से आई एन तक प्रिंट करेंगे। और फिर ये जो है एरे की प्रिंटर फंक्शन लगा के एरे की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। यहाँ यहीं पे है, यही मेन है कि एंड एक लूप लगेगी आई 0 से चलेगा n-1 तक, फिर स्वैप की वैल्यू इनिशियली 0 कर देंगे, फिर एक और लूप चलेगी जे 0 से n-1 तक। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी एरे ऑफ जे ग्रेटर देन है एरे ऑफ जे प्लस 1, अगर जो है तो फिर यहाँ पे जो है स्वैपिंग लगेगी। स्वैपिंग का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, स्वैप हो जाएगा तो स्वैप की वैल्यू 1 कर देगा, मीन स्वैपिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। अब इफ स्वैपिंग नॉट अकर मतलब स्वैप अकर नहीं होती है, तो यहाँ पे स्वैप की वैल्यू चेक करेंगे। इफ स्वैप इक्वल टू 0 मतलब स्वैप अकर नहीं हुई, तो यहाँ पे करंट ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देंगे। सिंपल ये इसका वर्कफ्लो है। अब आते हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में कहता है इट इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम टेक्निक इन दिस, taking an element at a time and insert it into its correct position in the already sorted part in the array। ये है जो सिंपलेस्ट एल्गोरिथम टेक्निक है, और इसमें वन एलिमेंट को एट ए टाइम इंसर्ट करेंगे, वन एलिमेंट को लेंगे और फिर इसको इंसर्ट करेंगे करेक्ट पोजीशन जो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे होगी। मतलब एक एक एलिमेंट को उसमें से लेंगे और फिर इसको इसमें क्या है कि इन दिस taking one element at a time and insert it into the correct position in the already sorted, मतलब एक टाइम पे एक एलिमेंट को लेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे जो करेक्ट पोजीशन होगी उसकी, जो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है उसमें उसको पुट कर देंगे। ये बहुत ही आसान टेक्निक होती है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है 10 1 7 6 14 9, तो यहाँ इधर जो है ये अनसॉर्टेड है, और ये स्टार्टिंग का जो है इसको सॉर्टेड मान के चलते हैं। इसमें केवल 4 ऑपरेशन होते हैं, फेच करना है, कंपेयर करना है, शिफ्टिंग करना है, कॉपी करना है, बस। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले 1 को लेंगे, 1 को फिर 10 से कंपेयर 1 को 10 से कंपेयर करेंगे, तो ये 10 जो बड़ा है तो शिफ्ट कर देंगे, सेव करेंगे। फिर 10 और 7 में चेक होगा, 10 बड़ा है तो फिर 7 को स्वैप करेंगे,
फिर वहाँ पे फिर यस में आएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर इसमें से जो है 6 को चेक करेंगे 10 से, तो ये 6 जो है 10 से छोटा है तो इसको फिर स्वैप करेंगे, फिर 6 को फिर 7 से कंपेयर करेंगे तो ये भी छोटा है, तो फिर इसको भी शिफ्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे फिर 14 को शिफ्ट देखेंगे तो ये सही है, करेक्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ के या फिर यहाँ पे जब आएंगे फिर 9 और 14 को कंपेयर करेंगे, तो 9 स्मॉल है 14 से, तो फिर ये इधर से शिफ्ट होगा, फिर 9 और फिर 10 में कंपेयर होगा, तो फिर 9 तब भी स्मॉल है तो फिर 10 को इधर शिफ्ट कर देंगे और 9 को इधर कर देंगे, तो ये फाइनल सॉर्टेड एरे यहाँ पे आ जाएगी 1 6 7 9 10 14। समझ में नहीं आया तो एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले 10 को 1 से कंपेयर करेंगे, 1 स्मॉल है, 1 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखते हैं, पहले फेच करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, तो 10 को 1 से कंपेयर करेंगे ये छोटा है, फिर इस तरह, फिर 7 से, फिर 6 से, फिर 9 से, 14 से, इस तरह शिफ्टिंग करते जाएंगे, मतलब 1 एलिमेंट से ये हो गया 10, फिर इसी 7 को 1 से भी कंपेयर करेंगे, तो 1 तो अभी छोटा ही है 7 से, तो इस तरह शिफ्ट होता जाएगा, फिर 7 को, फिर 6 जो है वो 10 से, फिर 7, फिर 1 से, इससे भी कंपेयर करेंगे, फिर इस तरह जो सॉर्टिंग ऑर्डर है इससे सॉर्टिंग ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, फिर 9 है, फिर 9 भी सबसे चेक करेंगे, 14 से, 10 से, 7 से, 6 से, 1 से, तो फिर 9 की जो करेक्ट पोजीशन है वहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये है सॉर्टेड ऑर्डर। एल्गोरिथम इसका क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज द if the element is the first element, assume that it's the already sorted, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे assume करते हैं ऑलरेडी sorted है, फिर the next element and store it separately in the key, नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे और इसको सेपरेट करेंगे इन के में, और नाउ कंपेयर द की विद ऑल द एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे, जो सॉर्टेड एरे इसको उसकी से कंपेयर करेंगे पूरे एलिमेंट के साथ, ठीक। इफ द एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे इज स्मॉलर देन द current element, then move to the next element, else shift greater element in the array toward the right side। मतलब इसमें क्या, if the element is sorted array is smaller than the current element, जो एलिमेंट है सॉर्टेड है वो स्मॉलर है करंट एलिमेंट से, देन द मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर देंगे, और नहीं है तो शिफ्ट करेंगे ग्रेटर एलिमेंट इन द एरे टू द राइट साइड, तो ग्रेटर एलिमेंट है एरे में उसको राइट साइड शिफ्ट करते रहेंगे, इंसर्ट करेंगे फिर वैल्यू को, रिपीट अंटिल द एरे इज सॉर्टेड, जब तक एरे सॉर्टेड नहीं होती तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, ठीक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। इसके बाद आता है सेल सॉर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल सॉर्ट जो है इज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, ये इंसर्शन सॉर्ट का इम्प्रूव वर्जन है, डेट अलाउ द एक्सचेंज फॉर अ पार्ट एलिमेंट, ये अलाउ करता है एक्सचेंज करने को, जो पार्ट ऑफ एलिमेंट को एक्सचेंज करने को, इट्स सॉर्ट द एलिमेंट बाय कंपेयरिंग आइटम सेपरेटली बाई ए सर्टेन गैप, इसमें जो एरे सॉर्टेड किया जाता है उसे कंपेयर किया जाता है सेपरेटली बाई ए सर्टेन गैप, गैप के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक। एग्जांपल में जो एरे एक है 23 29 15 19 31 7 9 5 1 5 2 सॉरी, इसका इंडेक्शन 0 1 से लेके 8 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है। गैप जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे टोटल इंडेक्स जो है ये तो 8 तक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसकी जो गैपिंग आई है इसके आ जाएगा 4, जो गैपिंग आ गई है इसकी यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है, तो यहाँ पे एक आई यहाँ पे लेंगे 4, और यहाँ पे जो गैपिंग आई है यहाँ से फिर 0 पर एक आई हो गया और यहाँ पे जे हो गया 4 पर, ठीक। और फिर इसको एक एक करके शिफ्ट करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 31, इसको कंपेयर करेंगे, नहीं दोनों मतलब 23 स्मॉल है तो 31 से, तो इसको रेसिपी रन देंगे, फिर इसको भी नेक्स्ट करेंगे, इसको भी नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 29 और फिर ये 7 है, तो इसको इन दोनों को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 7 29 से स्मॉल है, तो 27 को इधर करेंगे, फिर इसको नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे और इसको भी नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 15 पे आई और यहाँ पे आ गया 9 पे जे, फिर इसको और 15 और 9 को कंपेयर करेंगे, तो फिर यहाँ पे आ गया 9 जो है वो 15 से स्मॉल है, तो 9 इधर हो जाएगा, 15 इधर हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, फिर इसको जो है इसके इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे, तो ये आ जाएगा 19 पर और जी जाएगा 5 पर, तो इसको भी कंपेयर करेंगे तो 5 स्मॉल है 19 से, तो फिर इसको भी स्वैप करेंगे, तो फिर इसकी वैल्यू आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, ये आएगी 31 पर और जे की वैल्यू आएगी 2 पे, फिर इसको 31 को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 2 और 31, तो 2 स्मॉल है 31 से, तो 2 स्वैप हो जाएगा 31 से, तो फिर इधर आएगा, फिर जे की वैल्यू जे और आई और जे की वैल्यू इंक्रीज करनी है, बट आगे कोई एलिमेंट है नहीं तो इंक्रीज होगा नहीं, तो फिर यहीं पे एक बार और
चेक किया जाएगा। फिर एक बार ये रिवर्स में चेक किया जाएगा, जैसे 259723 में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 23 और 2 को फिर कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वैल्यू जो इधर है यहाँ पे आ जाएगी, तो इससे कंपेयर किया जाएगा। तो 23 और 2 में जब कंपेयर किया जाएगा तो 23 से स्मॉल है, तो 2 और 23 स्वैप कर दिया जाएगा। तो 2 की जगह 23 और 23 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक। और फिर जो गैपिंग है वो इन 4 के बीच की गैपिंग फिर निकाली जाएगी। तो n/2, तो इनकी जो चल रही थी अभी, जो 4 वैल्यू के बीच में चल रही थी, तो इनका जो आगे इंडेक्स है 4/2 फिर 2 की अब गैपिंग लेकर चलना होगा। तो 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो आई और जे फिर यहाँ से स्वैपिंग स्टार्ट होगी। 2 और 9 से कंपेयरिंग नहीं, 9 बड़ा है 2 से, तो फिर आगे नेक्स्ट पे चले आएंगे। फिर 7 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 स्मॉल है 7 से, तो ये स्वैप हो जाएगा। फिर 9 और 23 को मतलब आईओजे इंक्रीज करेंगे, फिर 9 पे आ जाएगा और ये 23 पे आ जाएगा। फिर इन दोनों को चेक करेंगे तो नहीं, 23 9 से बड़ा है, तो ये फिर नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे, सॉरी आईओजे की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे। फिर 7 और 29 में चेक करेंगे, 29 7 से बड़ा है, फिर इंक्रीज कर देंगे आईओजे की वैल्यू। तो फिर ये जाएगा 23 और 15 पे। ये 15 और 29 में जब चेक किया जाएगा तो 50 जो है 25 पे स्मॉल है, तो इसको स्वैप कर दिया जाएगा। फिर इंक्रीज किया जाएगा आईओजे की वैल्यू। तो फिर यहाँ पे आ गया 23 सॉरी 29 और फिर 19। फिर इन दोनों में चेक किया जाएगा तो 9 और 20 19 और 20 19 जो है 29 से स्मॉल है, तो इसमें स्वैप कर दिएगा और आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। तो यहाँ पे 23 पे आ जाएगा और 31 पे आ जाएगी। तो इन दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो ये दोनों वैल्यू 31 23 से बड़ा है, तो ये स्वैप नहीं होगा। और ये है सॉर्टेड हो गया। तो एक बार चेक करिएगा 2597 50 19 23 29 31, ये एरे सॉर्टेड हो गया। और इसकी जब यहाँ पे जब इसकी वो गैप निकालेंगे तो n यहाँ पे 2 चल रहा था, 2/2 = 1, मतलब जैसे ही 1 आ गया गैप की वैल्यू, तो वैसे ही एरे मतलब सॉर्टेड हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया, जो सॉर्टेड एरे आ गया। गैप चेक करेंगे, गैप गैप n/2 है और n की वैल्यू यहाँ पे 2 चल रही थी, तो 2/2 = 1, तो मतलब एरे सॉर्टेड हो गया। इस तरीके इसको सॉर्ट करना, सेल सॉर्ट इज अ वेरी इजी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन द। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये एक डी बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का डाटा सब्जेक्ट का यूनिट 1 है। और ये पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। इसको आप लोग एक बार देख के, वन शॉट देख के आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। 40+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस करके क्वेश्चन पेपर को ही ये नोट्स बनाए हैं और उसके बाद आप लोगों को समझा रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। इनिशियलाइज करेंगे गैप n/2, मतलब गैप को इनिशियलाइज करेंगे, डिवाइड द एरे इनटू सब एरे बेस्ड ऑन द गैप, मतलब एरे को डिवाइड करेंगे सब एरे में बेस्ड ऑन गैप के अकॉर्डिंग। परफॉर्म इंसर्शन सॉर्ट ईच सब एरे, और इंसर्शन सॉर्ट को परफॉर्म करेंगे सब एरे पर एक, मतलब एवरी सब एरे पर। रिड्यूस द गैप यूजुअली गैप/2, मतलब जो गैप है उसको रिड्यूस करेंगे, यूजुअली गैप इक्वल टू गैप/2। जो गैप की वैल्यू आएगी फिर इसको गैप/2 कर देंगे, मतलब जो गैप की वैल्यू मतलब 4 थी पहले, फिर इसकी गैप की वैल्यू 2 आई तो फिर 2/2 कर देंगे, तो फिर 1 आ जाएगी। और इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक अंटिल गैप इक्वल टू 1 ना आ जाए। जैसे गैप इक्वल टू 1 आएगी मतलब एरे स्टार्ट हो जाएगा। परफॉर्म द फाइनल इंसर्शन सॉर्ट, और इसमें जो फाइनल इंसर्शन सॉर्ट है इसको परफॉर्म कर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है हीप सॉर्ट, स्टार्ट करें। तो अब हम लोग स्टार्ट करें हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट क्या होता है? हीप सॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट यूज द बाइनरी हीप डेटा सेट टू स्टोर एलिमेंट। हीप सॉर्ट जो है एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो यूज करता है बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर को एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। मैक्स हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी इन विच एवरी पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन। जो मैक्स हीप है इज कंप्लीट बाइनरी इन विच एवरी पेरेंट नोड जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए इट्स चिल्ड्रन एलिमेंट के। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। हीप सॉर्ट ए, फिर यहाँ पे पहले वैसे ओपन हुआ, बिल्ड मैक्स हीप, मतलब फर्स्ट सिस्टम में क्या मैक्स हीप को बिल्ड करना है। फिर एक फॉर लूप चलेगा आई, बिल्ड मैक्स हीप फर्स्ट सिस्टम में रहेगा। फिर उसके बाद फॉर आई ए डॉट लेंथ डाउन टू 2 तक, मतलब जो एक लूप चलेगी ए ऑफ लेंथ की 2 तक चलेगी।
फिर इसको एक्सचेंज करेंगे ए ऑफ आई विथ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई विथ ए ऑफ आई, ठीक नहीं सॉरी, एक्सचेंज करेंगे ए ऑफ वन को विथ ए ऑफ आई है। ए डॉट हीप साइज इक्वल टू ए डॉट हीप साइज माइनस वन, फिर इसको इक्वल करेंगे ए और ए डॉट ए ऑफ हीप साइज को इक्वल टू ए ऑफ हीप साइज माइनस वन को। मैक्स सिंप्लीफाई फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मैक्स सिंप्लीफाई ये है जो ए कॉमा वन से मैक्स स्पेसिफाई करेंगे, ठीक। फिर ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, यहाँ से स्टेप 2 से फॉर लूप स्टार्ट होगा और स्टेप 5 पे आके फॉर लूप क्लोज होगा और हीप सॉल्व स्टार्ट रहेगा, ठीक। हाँ सॉरी, फर्स्ट स्टेप में मैक्स हिप बिल्ड करना है, सेकंड में एक लूप चलानी है जो ए ऑफ लेन से डाउन टू 2 तक चलेगी। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या एक्सचेंज करना है ए ऑफ वन को ए ऑफ आई से, फिर हीप साइज जो ए की हीप साइज है इसको इक्वल करना है ए की हीप साइज माइनस वन से। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या है मैक्स सिंप्लीफाई कॉल करनी है, ठीक। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लें, 16 14 10 8 7 9 3 2 4 1। तो सबसे पहले 16 होगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में 14 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 14 के आगे 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8 के बाद आफ्टर 8 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 के बाद 1 आएगा, ठीक। अब इसमें तुम कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हो जो इसको कंडीशन को, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हो, क्योंकि मैक्स हीप का मतलब कंप्लीट बाइनरी इन विच एवरी पैरेंट इज ग्रेटर देन द और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन। जो पेरेंट नोड है इसको बड़ा होना चाहिए चिल्ड्रन से या इसको इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो जिसका भी पेरेंट है उसको मिला सकते हैं आप, यहाँ पे 16 है वो 14 और 10 से बड़ा है, और यहाँ पे जो 14 है वो 8 और 7 से बड़ा है, और यहाँ पे 10 9 और 3 से बड़ा है, 8 जो है 2 और 4 से बड़ा है, 7 1 से बड़ा है। इसको कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था 21-22 में, सॉर्ट द फॉलोइंग सीक्वेंस 25 57 48 36 12 9 91 86 32 यूजिंग हीप सॉर्ट के थ्रू इसको सॉर्ट करना था। तो सबसे पहले मैक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे 25 पहला है तो 25, फिर 27 सेकंड स्टेप में 25 को फर्स्ट स्टेप में इंसर्ट करेंगे, फिर सेकंड में 57 को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन ओवरले हो रही है, तो यहाँ पे जो स्वैपिंग करेंगे इन दोनों एलिमेंट के बीच में, तो 57 ऊपर चलेगा और 25 नीचे आ जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट में फिर इंसर्ट करेंगे 48 को, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो ये सही थी, फिर फोर्थ एलिमेंट में इंसर्ट करेंगे 36 को, फिर इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये 25 और 36 जो है इसको स्वेप करेंगे, तो यहाँ पे 25 नीचे आ जाएगा और 36 ऊपर चला जाएगा। फिर फिफ्थ में इंसर्ट करेंगे 12, तो ये भी ठीक है, और फिर सिक्स स्टेप में फिर इंसर्ट करेंगे, मतलब कि पूरे एलिमेंट को इंसर्ट करते जाएंगे, जो बड़ा होगा उसको स्वैप करेंगे स्मॉल से, जो स्मॉल बीच में आ गया, जैसे कोई पेरेंट नोड जो है वो स्मॉल हो गया चाइल्ड नोड से, तो उसको फिर स्वैप करेंगे, ठीक। इसी तरह ये करते जाएंगे, या चाहे तो मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 57 फिर यहाँ पे 26 फिर 48 फिर 25 फिर 12, तो यहाँ पे 48 और 91 जो इंसर्ट किया गया है ये दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि 91 तो 48 से बड़ा है और ये चाइल्ड में आ रहा है इसलिए। तो फिर जब इसको स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगा 91 और 48 नीचे आ जाएगा, तो फिर जब इसको फिर इसमें जब कंपेयर करेंगे तो ये 91 जो है वो 57 का चाइल्ड एलिमेंट पड़ रहा है और ये भी जो है ये बड़ा पड़ रहा है, तो इसलिए इसको दोनों को स्वैप करेंगे। तो अब ये स्वैप करेंगे तो 57 नीचे आएगा, फिर 95 ऊपर चला जाएगा, ठीक। फिर इसमें इंसर्ट करेंगे यहाँ पे 86 को, फिर 86 को जो है 57 से स्वैप करेंगे, क्योंकि ये 86 57 से बड़ा है, तो यहाँ पे जब स्वैप करेंगे तो फिर ये 36 ऊपर चला जाएगा और फिर 57 नीचे आ जाएगा। फिर इंसर्ट करेंगे 32, जब 32 इंसर्ट करेंगे तो फिर ये 25 और 32 को स्वैप करेंगे, क्योंकि 25 32 से छोटा है इसलिए स्वैप करेंगे, जब स्वैप करेंगे तो 32 ऊपर जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो इंसर्टिंग होती है, जैसे मतलब ये पेरेंट है तो ये फिर लेफ्ट चाइल्ड तो फिर राइट चाइल्ड, तो फिर ये पेरेंट बनेगा तो फिर ये लेफ्ट चाइल्ड, तो फिर ये राइट चाइल्ड, तो फिर ये पेरेंट, फिर ये लेफ्ट, फिर ये राइट, इस तरह इंसर्टिंग होता है, मतलब लेफ्ट ही राइट होती है इंसर्टिंग इसमें। ये बात हमसे ध्यान रखना, ठीक।
फिर अब इसको एक्सचेंज करना है, ठीक। तो सबसे पहले जब एक्सचेंज करेंगे विथ ए एफ वन से ए एफ आई विथ ए एफ वन, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 8 आई है। क्यों आई वन, आई यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे बने, तो आई की वैल्यू कहाँ है, क्या आ गई, 8 आ गई। और ए एफ वन से एक्सचेंज करना है, तो 8 की वैल्यू जो है ए एफ वन से एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगी, ए एफ आई की वैल्यू जो है ए एफ वन से एक्सचेंज करेंगे, मतलब ए एफ वन की वैल्यू 91 है और ए एफ आई की वैल्यू 25 है, तो इसको एक्सचेंज करेंगे और रिमूव भी कर देंगे क्योंकि ये 91 है। एक्सचेंज और रिमूव दोनों करते हैं, ठीक। इसको मतलब सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करते हैं, तो 91 इधर आ गया और ये 25 ऊपर गया। फिर आपसे सब कुछ सेटिंग करेंगे कि कोई किसी प्रॉपर्टी को ओवरले ना करे। तो यहाँ पे जो देखें 25, तो यहाँ पे 36 ये इससे बड़ा है, तो इसको सेव करेंगे तो ये 86 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब 86 ऊपर आएगा 25 नीचे आएगा, तो फिर 25 के चाइल्ड जो है वो भी पेरेंट्स से बड़े हो रहे हैं, तो फिर इसको भी स्वैप करेंगे। तो इसमें से जो बड़ा एलिमेंट है उससे स्वैप कर देंगे 25 को, तो इसमें जो बड़ा है 257 है, तो इससे 25 को स्वैप कर देंगे, फिर ये आएगा, ठीक। 36 फिर 36 57 32 12 और फिर 57 में 48 25 है, ठीक। और इसकी वैल्यू आई की वैल्यू एक डिक्रीज है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अब इसकी आई की वैल्यू जो है 7 आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 7 लिख देंगे। फिर इसको ए एफ आई को एक्सचेंज करेंगे ए एफ वन से, जो ए एफ वन की वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या है, ए एफ वन की वैल्यू 86 है, तो इसको फिर 25 से एक्सचेंज करेंगे। फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और जो 86 आया तो फिर जो मतलब ऊपर से जो रिमूव हुआ उसको इंसर्ट करते जाएंगे एरे में, ठीक। फिर दूसरी तरह सेम प्रोसेस चलता रहेगा, स्वैपिंग होती रहेगी और इसको एक्सचेंज करते रहेंगे, ठीक। और जो वैल्यू जो ऊपर से जो रिमूव होगी उसको एरे में इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। फिर इसके बाद फिर आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, फिर इसको एक्सचेंज करेंगे ए ऑफ आई से ए ऑफ वन को, फिर एक्सचेंज करेंगे। फिर इसकी वैल्यू जो ए एफ वन की वैल्यू रहेगी उसको एरे में इंसर्ट कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद फिर ए एफ वन की वैल्यू फिर ए एफ आई से एक्सचेंज करेंगे, तो ए एफ वन की वैल्यू जो है उसको एरे में इंसर्ट कर देंगे और आई की वैल्यू डिक्रीज करते रहेंगे। फिर लास्ट में पूरी वैल्यू हमें सॉर्टेड मिल जाएगी। फिर यहाँ पे एफ आई टू एफ वन से एक्सचेंज करेंगे, फिर लास्ट में ये वन एलिमेंट बचेगा, फिर इसको भी एरे में इंसर्ट कर देंगे, फिर ये हमारा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। फिर इसको एक ट्री बना देंगे, जैसे यहाँ से 9 6 5 इस साइड से हमें एक एरे बना लेंगे, एरे का ट्री बना लेंगे। 9 86 57 48 36 32 25 12, ये फाइनल हमारा सॉर्टेड एरे मिल जाएगा, ठीक। फिर अब आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट इज a divide and conquer sorting algorithm that sort an array by divide the array into wholes literally sorting each half. Merge the two sorted have back together. Uh, sorry, merge the two sorted array sorted halves back together. मतलब सबसे पहले समझते हैं इसको। मर्ज सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो सॉर्ट करता है एरे को बाय डिवाइडिंग द एरे इनटू जो एरे है उसको डिवाइड करता है हेल्स में, फिर रिकर्सिव सॉर्टिंग ईच हाफ, मतलब जो ईच हाफ है उसको फिर रिकर्सिवली सॉर्टिंग करता रहता है और फिर लास्ट में जो है मर्ज करता है टू सॉर्टेड हाउस बैक टुगेदर, मतलब जो दो सॉर्ट हो जाते हैं हाउस उसको फिर मर्ज करता है टुगेदर, ठीक। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था 24 25 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। इलिस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट ऑन एरे, एरे का एलिमेंट ये 38 27 43 3 9 82 10। आल्सो ड्राइव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज सॉर्ट, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मर्ज सॉर्ट की ड्राइव करनी थी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द मर्ज सॉर्ट एंड द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन इसमें है। एक्सप्लेन द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एंड सॉर्ट द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये भी है। राइट एन एल्गोरिथम द मर्ज सॉर्ट टू प्रूव इट्स वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर में। तो हम इस एरे को लेकर चलते हैं यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या
यहाँ पे इनको दो दो जगह डिवाइड करते जाएंगे। जब डिवाइड इसको करेंगे फुल जो है इसके इंडेक्स, तो ये 7 आ रही है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5। 3.5 का मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट और यहाँ पे 4 एलिमेंट दोनों को डिवाइड करेंगे। 0 to 3 और यहाँ से 3 to 7, यहाँ से मतलब कि जो इंडेक्स है उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ गया 3.5। 3.5 मतलब ये इधर का इस साइड कर देंगे और इधर का इस साइड से डिवाइड करेंगे। फिर इसमें से जब फिर इसको डिवाइड करेंगे 4 को 2 से, तो ये आएगा 2। 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। फिर इसको दो जगह डिवाइड करेंगे, इधर का इस साइड, इधर का इस साइड। फिर इसको 2 को 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 1 आएगा। फिर इसको एक एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसी तरह इस सबको डिवाइड करते जाएंगे और इंडेक्सिंग सेम रहेगी सबकी। ठीक। एल्गोरिथम फॉर डिवाइडिंग द एरे, जैसे इसको एक बार कर दे रहे हैं। ये 4 एलिमेंट इधर है, 4 एलिमेंट इधर डिवाइड हो जाएगा, 4 एलिमेंट इधर इधर हो जाएगा। फिर इस 4 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट इधर, 2 एलिमेंट इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 एलिमेंट इधर, 2 एलिमेंट इधर डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 में से 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 एलिमेंट इधर, 1 एलिमेंट इधर, 1 एलिमेंट इधर, 1 एलिमेंट इधर डिवाइड हो जाएगा। फिर ईच एलिमेंट डिवाइड हो चुके हैं। अब यहाँ से देखो सब सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे। एक यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे, 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 पूरे एलिमेंट को सिंगल कर दिया गया है डिवाइड करके। ठीक। एल्गोरिथम फॉर डिवाइडिंग द एरे, एरे को डिवाइड करने का ये एल्गोरिथम मैं शॉर्ट ए एल बी, लोअर बाउंड अपर बाउंड। फिर इफ लोअर बाउंड जो है वो लेस देन अपर बाउंड है तो मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड के फार्मूला क्या है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2। फिर माई शॉर्ट को कॉल करेंगे, माई शॉर्ट ए एल बी लोअर बाउंड मिड, और माई शॉर्ट ए मिड प्लस 1 अपर बाउंड मर्ज शॉर्ट। फिर यहाँ पे टोटल मर्ज करने के लिए ये कॉल करेंगे मर्ज ए लोअर बाउंड कॉमा मिड कॉमा अपर बाउंड। फिर ये जितने एलिमेंट थे जिनको हम लोग डिवाइड किए थे अब सबको मर्ज करेंगे। फिर इसको और इसको मर्ज करेंगे तो ये इसका जो सॉर्टिंग प्रोसेस है इसको लेकर मर्ज करेंगे। फिर इसको इसको मर्ज करेंगे, इसका सॉर्टिंग प्रोसेस लेकर मर्ज करेंगे, इसको इसको मर्ज करेंगे, इसका सॉर्टिंग प्रोसेस लेकर मर्ज करेंगे, इसको इसको दोनों को कंबाइन मर्ज करेंगे तो फिर इसका सॉर्टिंग प्रोसेस लेकर चलेंगे। फिर इसको और इसको जब मर्ज करेंगे तो इन दोनों को सॉर्ट करके मर्ज करेंगे, इसको इसको मर्ज करेंगे, इसको भी सॉर्ट करके मर्ज करेंगे। फिर इन दोनों को मिलाकर सॉर्टिंग करके ही मर्ज करेंगे। ठीक। फिर फाइनल हम लोग का मर्ज होकर एरे सॉर्टेड हो जाएगा। फिर मर्ज करने के लिए ये फॉर कोड है, इसको देख लेते हैं। मर्ज एल्गोरिथम है, सॉरी ये एल्गोरिथम है नहीं कोड है ये, देख ले रहे हैं इस कोड को। मर्ज करना है ए एल लोअर बाउंड मिड अपर बाउंड। आई जो है एल लोअर बाउंड हो जाएगा, जे है मिड प्लस 1 हो जाएगा और के लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक। फिर एक लूप चलाएंगे वाई आई लेस देन इक्वल टू मिड एंड जेम जे इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। फिर यहाँ पे मर्ज करने के लिए ये प्रोसेस देखेंगे ए एफ आई लेस देन इक्वल टू ए एफ जे। ए एफ आई चेक करेंगे, ए एफ आई लेस देन इक्वल टू है ए एफ जे के, देन ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बी ऑफ के इक्वल टू ए एफ आई कर देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, के प्लस प्लस कर देंगे। एल्स अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे एल्स कंडीशन चलेगी। बी एफ के इक्वल टू ए एफ जे कर देंगे, जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे प्लस प्लस करके, के की वैल्यू भी प्लस प्लस कर देंगे। इसका एल्स का भी ब्रैकेट बंद और ये लूप भी बंद हो जाएगी। फिर आगे जो है वो चेक किया जाएगा इफ आई इज ग्रेटर देन मिड, जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर है मिड से, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर एक और लूप लगी हुआ है जे लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। जे जो है अपर बाउंड से बड़ा छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो बी ऑफ के इक्वल टू ए ऑफ जे कर देंगे और जे की वैल्यू प्लस करेंगे, के की वैल्यू प्लस करेंगे। और नहीं हुई कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक चलाएंगे, इसमें वाइल कंडीशन रहेगी आई लेस देन इक्वल टू मिड, मतलब आई की वैल्यू जो है मिड से छोटी है। कंडीशन ट्रू हुई तो बी ऑफ के इक्वल टू ए ऑफ आई कर देंगे और आई और के की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे और फिर ये फाइनल एक और लूप चलाएंगे। ये लूप बंद कर देंगे और एक कंडीशन भी बंद हो जाएगी और लूप भी। फिर यहाँ पे लास्ट में एक लूप चलेगी जो है के इक्वल टू लोअर बाउंड हो जाएगा और के लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड हो जाएगा। के प्लस प्लस करेंगे, ए ऑफ के इक्वल टू बी ऑफ के करेंगे, ये फाइनल हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन प्लस टू प्लस टी ऑफ एन प्लस टू इक्वल टू एन। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे
टी ऑफ एन इसको टू टी, हमें जब यहाँ पे ये दोनों प्लस करेंगे तो टू टी एन अपॉन टू प्लस एन, तो यहाँ पे बाई मास्टर थ्योरम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रीवियस हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 2, और एफ एन की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो एफ एन में जो के और पी की वैल्यू 0 निकल गई। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइंड करेंगे ए की वैल्यू, इसको जब फाइंड करेंगे तो लॉग वन की वैल्यू 1 आएगी, तो लॉग एन के की वैल्यू 1 है और लॉग ए बी की वैल्यू भी 1 है, 1:1। तो जब इसको फिर चेक करेंगे तो पी की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो फिर ये फार्मूला ये वाला फार्मूला लगेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग। तो मेथड का बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग और एवरेज भी वही रहता है, वर्स्ट भी वही रहता है, सेम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है इसकी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, क्विक शॉर्ट है। आगे अभी टॉपिक बचा हुआ है, पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब है ये क्विक शॉर्ट है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्विक शॉर्ट। तो क्विक शॉर्ट को पढ़ते हैं। फिर क्विक शॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टकट मेथड। क्विक शॉर्ट जो है हाईली एफिशिएंट डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टकट एल्गोरिथम है। स्टेप इन्वॉल्व इन क्विक शॉर्ट, चूज द प्राइवेट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, जो प्राइवेट एलिमेंट को चूज करेंगे फ्रॉम द एरे से। फिर सेकंड स्टेप क्या है, पार्टीशन द एरे सो दैट एलिमेंट को एरे को पार्टीशन करेंगे। एलिमेंट स्मॉलर देन द प्राइवेट एलिमेंट आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट। जो स्मॉलर एलिमेंट होंगे, प्राइवेट एलिमेंट से जो स्मॉलर एलिमेंट होंगे उसको लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे, और एलिमेंट ग्रेटर देन द प्राइवेट आर प्लेस्ड ऑन राइट साइड, और जो प्राइवेट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट होंगे उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक, रिकर्सिवली अप्लाई द सेम प्रोसेस टू द लेफ्ट एंड राइट सब एरे। इसको अप्लाई करते जाएंगे इस प्रोसेस को लेफ्ट एंड राइट दोनों सब एरे में। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 5, 10, 3, 6, 9, 2, 11, 4 दिया हुआ है, अब इसको हमें सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्टीशन का कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। पार्टीशन क्या है, ए पी किंग, पी क्या है, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग है। ठीक, तो एक्स ए ऑफ पी पाइवट को इसमें इंसर्ट करेंगे, इसको करके फिर आई इसको पी कर देंगे 4। फिर एक लूप चलेगी, जे पी प्लस वन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू क्यों, जे प्लस प्लस करेंगे इफ ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स हो गया, तो आई प्लस प्लस कर देंगे और स्वैप कर देंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को। लूप को बंद करेंगे और पार्टीशन को बंद कर फिर स्वैप कर देंगे। अगर ये कुछ नहीं हुआ तो फिर तब भी स्वैप करेंगे ए ऑफ आई को ए ऑफ पी से। ठीक, यहाँ पे क्विक शॉर्ट का ये पार्टीशन का हुआ, ये शॉर्ट करने का कोड हुआ है। तो क्विक शॉर्ट ए पी क्यू इफ पी लेस देन क्यू है, तो यहाँ पे एम इक्वल टू पार्टीशन को कॉल करेंगे ए पी क्यू को, फिर क्विक शॉर्ट को कॉल करेंगे, फिर क्विक शॉर्ट को फिर कॉल करेंगे ए पी एम माइनस वन ए एम प्लस वन क्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल जो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अप्लाइंग सेम क्वेश्चन है। आफ्टर अप्लाइंग पार्टीशन एल्गोरिथम, पार्टीशन एल्गोरिथम को अप्लाई करने के बाद ये स्मॉलर है वैल्यू है और ये लार्जर वैल्यू है, और जो बीच में है उसको प्राइवेट मान लेते हैं। ठीक, M3 जो है इसको प्राइवेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्विक शॉर्ट को कॉल किया गया है, इसको देखते हैं प्राइवेट क्या है 2, 4, 3। इसको कैसे पहले सॉर्ट करते हैं, तो x जो है वो 2 है और 4 लेस देन इक्वल टू 2 है। x से करेंगे, इसमें से कोई एक एलिमेंट हम लोग प्राइवेट एलिमेंट चूज़ कर लेंगे। फिर इसके राइट और लेफ्ट साइड की वैल्यू को देखेंगे, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, राइट साइड की वैल्यू लार्जर होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने 5 को प्राइवेट एलिमेंट ऐसे ले लिया है। फिर यहाँ पे क्विक शॉर्ट को कॉल किया, फिर यहाँ पे इस जो स्मॉलर वैल्यू है फिर इसको सेम प्रोसेस में आगे डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू 2 आएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स आएगा। तो यहाँ पे क्विक शॉर्ट को जब इतने अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फिर इसमें जो
और फिर ये लेफ्ट साइड वाले को फिर इस तरह लेंगे, जो राइट साइड का है लार्जर जो वैल्यू उसको भी लेंगे यहाँ पे। तो 15 और 6 जो है 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एक्स हो जाएगा, फिर 7 लेस देन इक्वल टू 6 इसको भी एक्स कर देंगे, और 11 लेस देन इक्वल टू 6 इसको भी एक्स कर देंगे। फिर जो लेफ्ट साइड का 4 और 3 यहाँ पे 4 और 3 करेंगे। 4 और 3 में जब इस दोनों को मैच करेंगे तो इसको एक्स की वैल्यू 4 आ गई। जब 4 लेस देन इक्वल टू 3 तो फिर दोनों को स्वैप कर देंगे, तो फिर 3 और 4 हो गया। और फिर इसी तरह इन दोनों को राइट साइड वाले को करेंगे तो 5 ये है और 36 भी सॉर्टेड है, इसको करेंगे। फिर 15 7 और 11 को चेक करेंगे, फिर इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो 15 होगी, इस 15 को एक्स की वैल्यू होगी, और इसको फिर चेक करेंगे तो ये है बड़ी 7 से, तो फिर इसको भी स्वैप करेंगे। फिर 11 और 12 को चेक करेंगे, इसको भी फिर स्वैप करेंगे। तो फिर आफ्टर जब स्वैपिंग ऑल प्रोसेस जब हो जाएगा तो फिर स्वैपिंग क्या आएगी, ए ऑफ आई ए ऑफ पी को स्वैप करेंगे तो 11 और 7 को स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 11 ठीक। और जो फाइनल आंसर है वो इसी टाइप में आ जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 11 15। अब इसका देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी एन इसको टू टी, अब टी ऑफ एन अपॉन 2 प्लस टी ऑफ एन अपॉन 2 यही रहेगा। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो टी एन इसको टू 2 टी एन अपॉन 2 प्लस एन बाई, अब इसको मास्टर थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर देंगे तो एक जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन की तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, एल पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ऑर्डर एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब कंपेयरिंग ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अब ये टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सॉर्टिंग मीन्स होता है डेटा को अरेंजिंग करना रहता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है डिफरेंट स्पीड एंड एफिशिएंसी, डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम के पास डिफरेंट स्पीड एंड एफिशिएंसी होती है ठीक। Sorting algorithm best case, average case, worst case, stable. Bubble sort odd of n square average case, worst case में odd of n square, और ये स्टेबल है, ये स्टेबल। सिलेक्शन सॉर्ट ऑड ऑफ एन स्क्वायर है बेस्ट केस में, एवरेज केस में भी ऑड ऑफ एन, वर्स्ट केस में भी ऑड ऑफ एन स्क्वायर है और स्टेबल नहीं है ठीक। इंसर्शन सॉर्ट ऑड ऑफ एन है बेस्ट केस में, ऑड ऑफ एन स्क्वायर एवरेज केस में, ऑड ऑफ एन स्क्वायर है वर्स्ट केस में, और ये स्टेबल है ठीक। मैच सॉर्ट में ऑड ऑफ एन लॉग एन है बेस्ट केस में, और ऑड ऑफ एन लॉग एन है एवरेज केस में, ऑड ऑफ एन लॉग एन है वर्स्ट केस में, और ये भी स्टेबल है। क्विक सॉर्ट में ऑड ऑफ एन लॉग एन है बेस्ट केस, ऑड ऑफ एन लॉग एन है एवरेज केस, ऑड ऑफ एन एन स्क्वायर है वर्स्ट केस, और ये स्टेबल नहीं है। ये सॉर्ट ऑड ऑफ एन लॉग एन एवरेज बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस तीनों में सेम है, और ये स्टेबल भी नहीं है। सेम सॉर्ट जो है ऑड ऑफ लॉग एन बेस्ट केस में, और ये डिपेंड करता है एवरेज केस में, और ये ऑड ऑफ एन स्क्वायर है वर्स्ट केस में, और ये भी स्टेबल नहीं है ठीक। सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम, अब ये टॉपिक लास्ट चल रहा है हम लोग का सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड कोर्स करें जिनका में ये सिलेबस है उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये नोट्स मैंने बनाए हैं और उससे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग ईजिली पोस्ट प्रोसेस ना करना पड़े, आप लोग फ्री में वीडियो पोस्ट पढ़ सकें और पीडीएफ भी हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, इसकी कोई टेंशन ना लें। Sorting in linear time. Linear time sorting refers to the sorting algorithm whose running time is directly proportional to the number of elements. Linear time sorting में जो है रिफर करता है sorting algorithm whose running time is directly proportional, जो running time है उसकी directly proportional होनी चाहिए number of element पे ठीक। If n double time also roughly double ठीक, जो n है एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट डबल है तो ये टाइम भी डबल ही लगेगा ठीक। एग्जाम्पल ऐसे टाइप ऑफ लीनियर सॉर्टिंग, टाइप ऑफ लीनियर सॉर्टिंग में सबसे फर्स्ट आता है रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट ठीक। इसमें क्या रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है, इट इज़ वेरी सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। रेडिक्स सॉर्ट बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सॉर्ट नंबर डिजिट बाय डिजिट, इसमें क्या होता है नंबर को डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट किया जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट डिजिट
फिर इसके बाद 10 डिजिट, 100 डिजिट, ये स्टार्ट होता है यूनिट डिजिट से, फिर 10 डिजिट से, फिर 100 डिजिट से, इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे है 117, 15, 55, 45, 75, 90, 80, 802, 24। तो जब हम लोग सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 100 यूनिट, फिर यहाँ पे ऐड 0 यूनिट, 10 और 100। यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू है दी हुई है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे सब में 0 ऐड कर देंगे जिसमें 0 की ज़रूरत होगी। फिर यहाँ पे सबसे पहले यूनिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो 0 यूनिट है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे 0 2 फिर 4 फिर 5 आया, फिर यहाँ पे 10 जो है उसको उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। 10 मतलब इसके अकॉर्डिंग बीच वाले के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 2 4 7 7 9 इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। फिर 100 में जो है ये 100 में जितने में 0 ऐड किया गया फिर उनके अकॉर्डिंग लास्ट वाला जो है, जैसे यूनिट, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये है तो यूनिट ये 10 ये 100 ये, तो इस तरह सॉर्ट करेंगे। फिर 100 में जाएगा 0, इस तरह सॉर्ट करेंगे 0 0 1 8, इस तरह सॉर्ट करेंगे तो ये पूरा जो है ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का क्या है बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट क्या है, डिवाइड एलिमेंट इनटू बकेट ग्रुप, सॉर्ट ईच बकेट सेपरेटली कंबाइन ऑल बकेट। इसमें क्या कहते हैं, एलिमेंट को डिवाइड करते हैं एक बकेट में, जो बकेट में जो ग्रुप में सॉर्ट करते हैं ईच बकेट को सेपरेटली कंबाइन ऑल बकेट को कंबाइन करके उसको सेपरेटली सॉर्ट करते रहते हैं। इनपुट शुड बी uniformly and independently distributed across 0 to 1 to get running time of order n। इसमें क्या होता है, इनपुट शुड बी यूनिफॉर्म एंड इंडिपेंडेंटली होता है। इसमें इनपुट जो है वो यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस 0 और 1 के टू गेट, मतलब रनिंग टाइम को ऑर्डर ऑफ एन को गेट करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे 0.42, 0.32, 0.23, 0.52, 0.25। ठीक, अब इसको जब बकेट है तो इसको देख लेते हैं क्या, 0 से 9 तक का एक बकेट तैयार करेंगे। जो भी इसमें जो डेटा आ रहा है, जैसे 2 के अंदर में ये डेटा आ रहा है तो यहाँ पे जो भी है 0.23 25 इन दोनों को 2 के अंदर में ही रख लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे 3 के अंदर में कितने डेटा आ रहे हैं, 3 के अंदर में आ रहा है 2.32, तो इसको 3 के अंदर में रख लेंगे। फिर यहाँ पे 4 के अंदर में 0.42 आ रहा है तो इसको इसमें रख लेंगे। फिर 5 के अंदर में 0.52 आ रहा है तो इसको इसके अंदर में रख लेंगे। ठीक, ये हो गया सॉर्टेड। काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, काउंटिंग सॉर्ट instead of comparing element count how many times each number appear, मतलब instead of comparing एलिमेंट को कंपेयर करने की बजाय हम लोग काउंट करते हैं हाउ मच टाइम ईच नंबर अपीयर्स, मतलब कितने टाइम एक नंबर अपीयर हुआ है। सॉर्टिंग द फॉलोइंग एरे बाय काउंटिंग सॉर्ट, ये आया हुआ है 23-24 में क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ये एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है। इंडेक्स क्या देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 में 8 एलिमेंट 0 से काउंट किए गए। ठीक, रेंज क्या है 0 से 5, जो इसका रेंज है इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट मतलब 0 से मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम जो है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो 5 है। ठीक, तो यहाँ पे रेंज क्या हुआ 0 से 5 हुआ, k इक्वल टू 5। तो यहाँ पे काउंट करेंगे, काउंट k+1 मतलब 5+1 k इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो इसमें कोई 5 है, सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक, तो जितने भी 5+6 हुआ है, जैसे के वैल्यू 5 कर दिए हैं तो जो भी 5 है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू 0 हो गई, फिर यहाँ पे 2 फिर 5 की वैल्यू 0 फिर 2 और जैसे यहाँ पे काउंट करेंगे यहाँ पे सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग देखेंगे कितनी बार रिपीट हुई है। 0 में 0 कितनी बार आया हुआ है 0 1 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, 0 मतलब 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे 1 कितनी बार आया हुआ है 1 एक भी बार नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया हुआ है 1 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 3 कितनी बार आया हुआ है 3 इंडेक्स जो है ये कितनी बार आया हुआ है, इंडेक्स को यहाँ पे एज ए वैल्यू ली जा रही है तो 3 1 2 3 3 बार आया, 4 एक बार नहीं 0 हो जाएगा, 5 एक बार आया तो 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह ये शॉर्ट होगा।
ये इसी में कोड भी डाल दिया गया है। कोड इंटर आई चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, आई एंटर जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, काउंट करेंगे ए ऑफ आई पी प्लस करते हैं, देन फिर यहाँ पे काउंट करेंगे, सॉर्टेड हो जाएगा। सो ये भी सॉर्टेड नहीं हुआ। इस तरह हम लोग ये काउंट को फाइंड कर लेंगे कितनी बार क्या आया हुआ है, फिर यहाँ पे काउंट करेंगे, फिर आगे इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। उसके बाद देखते हैं सॉर्टेड क्या होता है। फिर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 से ये काउंट करेंगे, फिर काउंट +1, फिर काउंट आई -1 कर देंगे। फिर यहाँ पे भी ये काउंट की वैल्यू आ जाएगी, आउटपुट एरे। फिर यहाँ पे जो है हम लोग का एक फिर न्यू एरे जनरेट होगा। फिर यहाँ पे जो फिर इसको फिर काउंट करेंगे, फिर यहाँ पे भी एक एरे फिर जनरेट होगा। मतलब ये लेंथी है, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। एक बार सिर्फ पूछा गया था, हाँ एक ही बार पूछा गया 23-24 में ये क्वेश्चन। बट ये काउंटिंग कितना लेंथी क्यों हो रहा है यार। यहाँ पे जब एक बार में पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुआ है, टू बार अपीयर हुआ है, तो फिर आगे इतना लेंथी क्यों है यार। मान लीजिए आउटपुट एरे आ जाएगा 7 का। इसमें दिक्कत ये है यार कि बीच में हम लोग कोड भी ना कर देंगे, इसीलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, वो तुम लोग समझ जाओगे, यहीं तक कर देना तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है कि एक एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुए। ठीक, ये हमने कोड के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बड़ा कर दिया था। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ये तो फाइंड अपर बाउंड लोअर बाउंड एंड एवरेज फॉर द फंक्शन। इसमें क्या है, एफ एन की वैल्यू यहाँ पे दी है 3n+2, तो यहाँ पे एफ एन क्या है 3n+2, एफ एन आ जाएगा n, क्योंकि ये 3 कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है, तो एफ एन इसको डिवाइड टू n, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। बी को अपर बाउंड फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अपर बाउंड का क्या होता है 3n+2, लेकिन इक्वल टू सी है, फाइंड सी इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जब सी इक्वल टू 4 होगा तो 4n हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आई इक्वल टू करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 इक्वल टू करेंगे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। फिर एफ एन की है, ये करते जाएंगे जब तक कि फाइंड हो जाए। ठीक, ओमेगा लेवल बाउंड इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछता नहीं है, इसको देख लेना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो बहुत सारी लेंथी होगी, और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको यूनिट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल कोड ब्लॉग्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट बीटेक के स्टूडेंट के लिए सभी सेमेस्टर का नोट्स और लेक्चर भी मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।